नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बिहार के चुनाव हैं कि उन पर चर्चा खत्म ही नहीं हो रही है। नतीजे आ गए, आज सरकार बन गई, आज नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी हो गया। हालांकि जैसा कि मैं लगातार कहता आ रहा था कि इस बार के चुनाव से बिहारियों को ये कतई महसूस नहीं होगा कि कुछ चुनाव हुआ है, क्योंकि जो था वही है। एक श्रेयसी सिंह नहीं आई हैं, एक अचानक कुशवाहा के बेटे को बना दिया गया मिनिस्टर। इस सब पर हम अलग चर्चा करेंगे, लेकिन आज कुछ खास चर्चा हमारी दाहिनी चौखट में जिनको आप देख रहे हैं, आप में से कई सुपरिचित होंगे उनसे, क्योंकि ये साहब हैं गिरीन्द्र नाथ झा। हमारे छोटे भाई हैं, ये सबसे पहला परिचय है। पत्रकार हैं और कई वर्षों तक पत्रकारिता करने के बाद, तथाकथित मेन स्ट्रीम पत्रकारिता करने के बाद, फिलहाल पूर्णिया में रहकर खेती बाड़ी करते हैं और कलम से अपने विचारों को प्रकाशित करते रहते हैं, नई धार देते रहते हैं। और इनका जो एक चनका रेसिडेंसी है वो काफी प्रसिद्ध है। आप लोग सोशल मीडिया पर अक्सर उसको देख सकते हैं, पूर्णिया से कुछ दूर है और वहां कई बार हुज हू आ चुके हैं। तो बहरहाल गिरीन्द्र, आपका बहुत बहुत स्वागत व्यालोकवाणी पर। जी भैया, बहुत बहुत आभार आपका। हम लोग खासकर डिजिटल स्पेस पर इस तरह जुड़ रहे हैं। वैलोक वाणी का और हम लोग देखते हैं, खासकर इसका महाभारत वाला जो कार्यक्रम है, मैं उसको जी देखता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो महाभारत वाला जी जी। वो मैं देखता हूँ हाँ, अनिवार्य उसके रूप से। अलावा मेरे कई विचार ऐसे हैं जिनसे बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते हैं, मेरी कठोर वाणी से भी बहुत लोग सहमत नहीं होते हैं, लेकिन महाभारत तो हर एक को देखनी ही चाहिए। यहाँ तक कि गिरीन्द्र भी कई बार मेरी बातों से सहमत नहीं होते हैं। वैचारिक तौर पर कई बार हम लोग एक दूसरे के उलट दिशा में भी रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी राजनीतिक और सामाजिक चर्चा खत्म नहीं होती है। ये आईएएमसी से पढ़े लिखे हैं, पत्रकारिता इन्होंने की ही है। लेकिन इनका आगे की चर्चा करने से पहले या इनका और परिचय देने से पहले मैं चाहता हूं दर्शकों कि आप लोग एक फोटो देखें और इस फोटो के साथ मैं बातचीत करता रहूंगा। यह फोटो मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि फ्रेम में गृह मंत्री अमित शाह के साथ गिरीन्द्र हैं। यह मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि अचानक से कुछ तथाकथित पत्रकारों के सुर बदल गए हैं। जैसे उसमें से एक कांग्रेस पेड एजेंट अजीत अंजुम है। उन्होंने लंबा चौड़ा बहुत कुछ किया है। अचानक से वो बताने लगे हैं कि भाजपा की मशीनरी कैसे लड़ती है, क्या लड़ती है। अचानक से उनको अपने पत्रकार होने का गुमान हो गया है। लेकिन वह व्यक्ति कितना बड़ा पत्रकार है, इसी बात से समझ लीजिए कि अच्छे भले गिरीन्द्र नाथ झा को उस व्यक्ति ने गिरीन्द्र नाथ मिश्र बना दिया, जबकि वो स्टोरी पूरी की पूरी उन्होंने इन्हीं के हवाले से की थी। यह फोटो दिखाने का सीधा सा मतलब यह है कि भाजपा किन चीजों पर कैसे और कहां ध्यान रखती है। और यही वजह है कि जिसको सीमांचल कहा जाता है, हालांकि उससे भी मेरा विरोध है और मैं उसका तर्क भी दूंगा, लेकिन जो 4 जिले मुख्यतः सीमांचल के नाम पर कहे जाते हैं, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज, उनकी 24 सीटें हैं और उनमें से एनडीए इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले 2 अधिक जीती है। लेकिन सीमांचल में इतनी बड़ी जीत दर्ज करना सचमुच एनडीए के लिए भी एक बड़ी बात है। कैसे हुआ ये, सीमांचल का क्या था राज, इन सभी पर हम बात करेंगे गिरीन्द्र नाथ झा से। सबसे पहला सवाल गिरीन्द्र आपसे ये है कि कैसे शुरुआत हुई, ये जो सीमावर्ती इलाकों में आपने कुछ काम शुरू किया राजनीतिक पल्स टटोलने का, या उसके बाद भाजपा से कैसे आपको बुलावा आया, क्या हुआ, वो अलग कहानी जानेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत का बताइए कि शुरुआत कैसे हुई। जी। मैं वैसे तो 2014 से सारा चुनाव इधर का मैं कवर कर रहा हूँ। ये कोई पहली बार नहीं है। 2014 से ही लगातार 15 की विधानसभा में मैं बहुत ही सक्रिय रूप से नीतीश कुमार बिहार कैंपेन में था, भी काम भी कर रहा था। ये तो सारा पेशेवर काम हुआ। लेकिन इस बार मैं मई महीने से केवल सीमांचल के ही 24 विधानसभा सीटों की यात्रा कर रहा था और वो यात्रा मेरी अभी भी रुकी नहीं है। अभी भी मैं घूम ही रहा हूँ, अभी भी खासकर किशनगंज वाले इलाकों को। तो ये 25 मई से मेरी यात्रा शुरू होती है। नरपतगंज एक विधानसभा है, अररिया,
लेकिन मेरा ये है कि मैं जो घूमता हूँ, मैं फेसबुकिया एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुकिया हूँ, मैं लिख डालता हूँ। तो इस कारण वो रोज का रिपोर्ट था, हो सकता है कई लोग उसको पढ़ रहे होंगे, और वो धीरे धीरे फिर राहुल गांधी का अगस्त में यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा के तहत उनका रोड शो, तथाकथित रोड शो शुरू होता है। मैं उसको नजदीक से देख रहा था। उसके बाद ओवैसी इस इलाके में लगातार कैंप कर रहे थे और वो भी यात्राएं कर रहे थे। सारी यात्राओं को एक पत्रकार के तौर पर और एक एक मतलब स्थानीय नागरिक के तौर पर भी मैं देखने समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इसको लिख रहा था। लिखने के कारण ये हुआ कि वो दर्ज था, तो होते होते ये चुनाव के अंतिम पायदान में गृह मंत्री जब प्रवास करते हैं यहाँ पर, तो हमारी उनसे मुलाकात होती है। इसको देखने का नजरिया, हर लोग उस तस्वीर के जरिए अपनी अपनी व्याख्याएं कर रहे हैं, लेकिन मैं एक स्थानीय इस इलाके का रहने के कारण मैं उस चीजों को अच्छी तरह से समझ पाया और उसको सही जगह पे पहुंचाने की मैंने कोशिश की। बस इतना ही था। और जहां तक आपने शुरुआत में अजीत अंजुम जी के नाम वाली बात कही, तो दरअसल उन्होंने मुझे बाद में फोन कर कहा था कि नाम में गलत हुआ है। तो ये दरअसल वो बहुत सारे जगहों पे घूम रहे होंगे, तो ये नहीं ये नहीं हो नहीं सकता नहीं है नहीं, देखिए आप बहुत विनम्र हैं गिरीन्द्र, और मैं आपके इस गुण की बहुत कद्र करता हूँ। लेकिन वो देखिए अंजुम वगैरह जो है ना, वो इस तरह के लोग ही हैं। इसलिए आप अगर उनका ज्यादा रक्षण करेंगे तो मैं फिर और कुछ बातें उनके बारे में बोलूंगा। ठीक है, उनकी ये ठीक है। आदत है दूसरों के मेहनत को हड़प जाना, दूसरों की मेहनत पर अपना काम करना, ठीक से सम्मान नहीं देना। ये इन लोगों की पुरानी आदतें हैं और पुराने जी। परिचित हैं मेरे, इसलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आपने लिखना शुरू किया, आप व्यक्तिगत काम कर रहे थे, आपका कहीं से किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेन देन नहीं था। अचानक आपके फोन पर एक घंटी बजती है और आपको कहा जाता है कि इस देश के गृह मंत्री आपसे मिलने के इच्छुक हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था शायद, मुझे जहां तक पता है। जी, जी, ये जी कब हाँ, हुआ, जी। किस महीने में हुआ, और ये थोड़ा डिटेल से हम जानना चाहेंगे। फिर क्या क्या बात हुई आपकी, आधे घंटे में या पौन घंटे में, जितनी भी देर आप इस बात को कहने से पहले ये कहूंगा कि जिस तरह इसको लेकर हमेशा बहस भी होती है, सीमांचल नाम या सीमांत नाम। लेकिन बहरहाल ये पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये 4 जिले की 24 विधानसभा हैं। ये 24 विधानसभा की सीट अबूझ अबूझ सीट्स हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी है, जहां पे गरीबी अत्यधिक है, जो नीति आयोग के तथाकथित आंकड़ों में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां पर एक बड़ी आबादी अगर गरीब है तो कुछ लोगों के मुट्ठी में सारा सब कुछ, यहाँ पे शासन व्यवस्था है अंदरूनी ताकत पे। तो इस जगह को एक स्थानीय लोग के कारण मुझे देखना था। और यह इलाका प्रवासियों का है, माइग्रेंट लोगों का है। अगर आप गौर करेंगे, इस इलाके में आपको मिथिला के लोग मिलेंगे, सिवान छपरा के लोग मिलेंगे, बंगाल के लोग मिलेंगे, जिनका 100 साल 125 साल का इतिहास है, जिनका मूल उन्हीं सब जगहों पर है। तो इस जगह को मैं इस तरह भी देखना चाह रहा था, लेकिन मुस्लिम आबादी को भी समझने की कोशिश थी। तो ये सारा लिखते पढ़ते सारा कुछ चल रहा था। एक वेबसाइट के लिए भी मैं लगातार लिखता हूँ, साप्ताहिक कॉलम है वहां पर मेरा, मैं वहां भी लिख ही रहा था। लेकिन चुनाव के अंतिम में जब दूसरे चरण का जो चुनाव था, उससे पहले गृह मंत्री पूर्णिया प्रवास करते हैं। उनका रोड शो था। रोड शो के सुबह मुझे फोन आता है और मैं उनसे मिलता हूँ। मुलाकात में मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, तो मुलाकात में उन्होंने केवल और केवल चुनावी बातें हुई। इस इलाके के सीट के बारे में हम लोगों ने बात किया। एक सहज ही बातचीत बातचीत थी, जिस तरह बातचीत होती है, जिसको माइक्रो मैनेजमेंट शब्द से लोग बातचीत में उसकी व्याख्या करते हैं। दरअसल कोई भी चुनाव की बात करेंगे तो हम माइक्रो लेवल पर ही बात करेंगे। तो माइक्रो मैनेजमेंट के तहत ही सारी बातचीत हो रही थी। यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में बात हुई, और इस जगह में जो मंदिर मंदिर हैं उन पर बातें हुई। किस तरह यह इलाका बदलाव चाह रहा है, यहाँ के लोग, यहाँ की युवा पीढ़ी क्या क्या, इन सारे मसलों पे बात हुई। वो बहुत ही, आप उसको व्यक्तिगत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ सामाजिक बातचीतें हुई इस इलाके को लेकर। लेकिन अच्छी बातचीत हुई। मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने अपनी बात सही जगह पे रख दी।
डेमोग्राफी को लेकर कितने चिंतित हुए और आपने कितनी बातें कही, क्योंकि ये इलाका जो है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं अक्सर ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के मामले वहां आते हैं। वहां पर कहा जाता है कि वहां की डेमोग्राफी पिछले 30-40 साल में बहुत बुरी तरह बदल दी गई है, खासतौर से पिछले 20 वर्षों में। इस सब पर कोई चर्चा हुई? डेमोग्राफी को लेकर चिंतित दिखे गृह मंत्री? चिंता थी उनकी, वो चिंता थी। और अगर अगर आप आंकड़ों में करेंगे तो माइनॉरिटी कमीशन ऑफ बिहार का मेरे पास आंकड़ा था, क्योंकि मैं जब जी बातचीत कर रहा था तो मैं कागज पत्र लेकर ही बातचीत कर रहा था, क्योंकि आप बात करते वक्त ध्यान जरूर रखना चाहिए था कि हम जिससे बात कर रहे हैं कुछ भी जी रखें तो ठीक ठाक उनके पास रख दें, क्योंकि वो गृह जी मंत्री हैं। तमाम तरह के लोग जो बोले, लेकिन आप एक पद की गरिमा होती है और गरिमा बातचीट में भी नजर आनी चाहिए। तो और मैं जी वो आपके साथ भी वो साझा करूंगा। कटिहार का है 42% है मुस्लिम आबादी, जी पूर्णिया 37%, अररिया 41, किशनगंज 67%, 67%। ये वहां पे मुसलमानों की आबादी है, और ये आबादी का जो है वो माइनॉरिटी कमीशन ऑफ बिहार का है। तो इस पर ज्यादा बहस करने की गुंजाइश नहीं है, और यहाँ पर इन्हीं लोगों का दबदबा है हर कुछ में। लेकिन प्राचीन, अगर आप पलटेंगे, जो हमारी बातचीत उनसे शुरू हुई थी, एक कोचाधामन वहाँ विधानसभा है। जी जी कोचाधामन विधानसभा कोचाधामन विधानसभा में इस बार ओबीसी ओबीसी जीते हैं शायद। हाँ जी जी, ओबीसी की जीत हुई है। वहां पर एक बड़ी जान एक गांव है, वहां पे जी एक विष्णु प्रतिमा है, जिस पर मैंने लिखा भी था। और वो एक हटिया में रखा हुआ है, चारों तरफ की आबादी वो टूट फूट चुका है, और वो पुराने वक्त का है शायद। पुरातत्व विभाग ने भी उस पर संज्ञान लिया मेरी उस रिपोर्ट के बाद। तो इन सब चीजों को लेकर भी हमने बात की। और लेकिन मैंने, अगर आप जिस तरह का आप सवाल पूछ रहे हैं उसमें अगर हम ये कहें कि उन्होंने क्या क्या कहा और क्या क्या मैंने बातें की, तो उस लबोलुआब यही है कि 24 विधानसभा की हर एक सीट पर उम्मीदवार की बात, और वहां की आबादी, और इससे पहले का जो रिजल्ट था वो किस तरह का था और इस बार किस तरह का हो सकता है, इस पर उन्होंने चर्चा की आपको लगा मुख्य कि रूप से। कोई ऐसी जानकारी आप दे रहे हैं जो गृह मंत्री के पास कुछ नयापन जैसा उनको महसूस हुआ, या वो किसी बात पर चौंके, या आपको ऐसा लगा कि इस व्यक्ति के पास सारी जानकारी पहले से है, ये बहुत वेल प्रिपेयर्ड है? ऐसा क्या दोनों में लगा आपको? वो चौंके तो नहीं, किसी बात पर लेकर ईमानदारी से कहें तो चौंके, वो चौंके नहीं। और हम लोग दरअसल लिखने पढ़ते हुए ये इसका मैं खूब इस्तेमाल करता हूँ। यदि आप आश्चर्यचकित नहीं हो रहे हैं तो जी इसका अर्थ हुआ कि आप अंदर से कठोर हैं। कठोर इस अर्थ में हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये स्थिति ऐसी है, तो आश्चर्य करने की कोई कोई आवश्यकता नहीं है। और उसका उस की जो समस्या है या जो जो भी घटनाएं हैं उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, जो समस्याएं हैं। तो ये वो आश्चर्य नहीं हुए, चौंके कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने हर एक बिंदु को वेरीफाई करने की जरूर कोशिश की। ये सरकोचा दहन वाली बात मैंने आपको कहा। उसके बाद किशनगंज के भीतर जो अ, नया नए तरह के लोग आ रहे हैं, वो आबादी को लेकर, उस तरह की बातें, जो सब कुछ आंकड़ों के अनुसार, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप बोलेंगे कि एसआईआर ये वो, उस पर कोई बात नहीं। ये पूरी तरह चुनाव चुनाव के इर्द गिर्द, और हर एक विधानसभा के हर एक व्यक्ति के बारे में बातचीत थी। मुझे बड़ा ताज्जुब तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं उनके बारे में पढ़ता पढ़ता रहा हूँ कि वो चुनावी आदमी हैं, लेकिन वो मतलब हर जानकारी अपने पास रखे हुए व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय वेल नहीं है। प्रिपेयर्ड थे, वेल प्रिपेयर्ड वेल थे। वेल प्रिपेयर्ड हैं, अच्छा। बिना कागज के आंकड़ों पर। मुझे यह सब बात करते हुए गोविंदाचार्य की भी जरूर याद आ रही थी, भाजपा वाले जी गोविंदाचार्य। जी जी जी। वो भी इस नहीं तो उनके गोविंदाचार्य तो, उनको तो मतलब आज जो लोग सुधांशु त्रिवेदी को देख के चमत्कृत होते हैं, उनको मैं यही कहता हूं कि आपने गोविंदाचार्य को नहीं देखा है, आपने बहुतेरे लोगों को नहीं देखा है, इसलिए वो गूगल विकिपीडिया कहना
वो सब लोग हैं, ऐसे हैं जो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन हाँ एक जी। सवाल और जहन में आ रहा है, उस इलाके को हम जो भी कहें, लेकिन वहां की स्थिति खास तौर से ओवैसी जिस तरह से वहां बढ़त बना रहे हैं, और जिस तरह से ओवैसी करने के बाद कुछ एक वीडियोज मैंने देखे, मोहम्मदन ही लोग हैं वो कह रहे हैं कि वातावरण विषाक्त हुआ है, लोग दिन रात हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। सांप्रदायिकता के मसले पर कोई बात हुई, कोई चिंता जाहिर की गई, आपने कोई चिंता जाहिर की, कोई ऐसा इशू? दरअसल क्या है कि इस इलाके को देखने का नजरिया जो है वो दूर से कुछ और है, उसमें जी इस तरह की बातें लोग करते हैं। लेकिन ये सारी बातें अगर आप वहाँ इस इलाके में खूब घूमेंगे तो आपको कहीं पर भी अ, दो धर्मों के बीच का जो एक लड़ाई कहें या दंगा वाली स्थिति को लेकर जो तरह तरह की बातें हैं जिस तरह हम लोग आज के दौर में सुनते पढ़ते हैं, वो इस इलाके में एकदम नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, एकदम नहीं है। तो वो वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जो वहां पर हैं वो सुरक्षा, उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, वो उस जगह से क्यों निकलते जा रहे हैं। बहुत जगहों से जनसंख्या में जो डेमोग्राफी का जो परिवर्तन की बात होती है, वो उस पर चिंता वो थी उनकी, जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये बांग्लादेश सीमा वाला इलाका है। तमाम लोग तमाम तरह की बातें कह सकते हैं कि वो नहीं आ रहे हैं, वो बड़े तर्क से कहेंगे एक पक्ष, लेकिन वो लोग तो आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शेरशाहवादी कम्युनिटी है मुसलमानों में, मुसलमानों की अलग अलग कम्युनिटी पर हम लोगों ने बात की। सुरजापुरी, शेरशाहवादी, जो इस तरह के लोग हैं उन पर बातचीत हुई। लेकिन ओवैसी को लेकर जो, अगर आप सवाल जो उन्होंने आपने जो बातचीत में रखा, ओवैसी का जो प्रादुर्भाव है वो 2020 से है इस इलाके में। और ओवैसी केवल एक नेता के तौर पे नहीं, यहाँ पे वो एक हीरो की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है इस इलाके में। और जिस जहां जहां वो जीते हैं और वहां के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो ओबीसी उनके लिए वही है जो 2014 में मोदी था। ये कहने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ और मैं घूमा हूँ किसी के बाद, और मेरे बात को लोग काट भी रहे हैं, उन्हीं कम्युनिटी के लोग काट भी रहे हैं। लेकिन वो मोदी की तरह यहाँ पे हैं, लोग उनको सुनने के लिए मतलब वो खड़े रह जाते हैं। भीड़ नहीं है, उसको आप भीड़ नहीं कर सकते हैं, उनके प्रशंसक लोग हैं। इसी कारण और उन्होंने जो जो कहा उस बंदे ने किया कि मैं केवल 5-6 सीट मांग रहा हूं, अगर नहीं दोगे तुम लोग साफ हो जाओगे। उन्होंने साफ करके दिखा दिया। भूलवश भाजपा और जदयू की गलती के कारण अररिया का एक सीट राजद को मिला है, रानीगंज, नहीं तो वो भी उन्हीं का था। तो वहां पर भी उनको हराने का कोशिश था। कसवा एक सीट है, वहां पर भी ओबीसी के कैंडिडेट को 30,000 वोट मिले हैं। तो ये वोट उनको मिला है, तो इसका अर्थ है कि लोग उनको, उनके प्रति एक नजर बना के रखे हुए हैं, जो कि लालू यादव के बेटे नहीं रख पाए। लालू यादव के बेटे मुसलमानों को केवल मुसलमान ही कहते रह गए, और ये मुसलमानों के साथ एक अलग तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं ओबीसी, जिस कारण उनकी वहां लेकिन पर इस पर तो पहुंच बन रही है। आपसे अलग से बात करनी पड़ेगी गिरीन्द्र, क्योंकि मुसलमान तो भाई पिछले 70 साल से यही खोज रहा है ना कि हमारा नेता हो, हमारी अपनी कौम का नेता हो। उसको हाँ जहां अपनी कौम मिल जाएगी वो उसके साथ चला जाएगा। मुसलमान तो हमेशा से निगेटिव वोटिंग करते हैं, मोहम्मदन वोटिंग ही इसलिए जानी जाती है कि वो ब्लॉक में करते हैं और निगेटिव करते हैं, कि किसी को हराने के लिए वो वोटिंग करते हैं, जिताने के जी। लिए नहीं करते हैं, या उनकी सकारात्मक वोटिंग नहीं होती है, एक पैटर्न जो माना जा रहा है। लेकिन मैं हाँ अपने विचार नहीं रखूंगा, मैं आपके विचार जनता को सुनवाने में ज्यादा ये हूँ, इसलिए आज मैं कम बोलूंगा, मैं केवल प्रश्न पूछूंगा। जी। वैसी का मसला चलिए चला गया, लेकिन जिस तरह से इस सीमावर्ती राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है लगा हुआ इन जिलों से, उसमें बांग्लादेश में अभी जो स्थितियां हैं वो हम लोग देख रहे हैं। सुरक्षा को लेकर आपने कोई कंसर्न दिखाया? अमित शाह ने उस पर कोई चिंता व्यक्त की या कहा कि चीजें नियंत्रण में है? ये थोड़ा बताइए कि नियंत्रण में है, भारत सरकार ये मान रही है या क्या, मतलब इस पर कोई चर्चा हुई आपकी इस पर जो सुरक्षा को चर्चा लेकर? हुई इस पर जो चर्चा हुई उसमें यही है कि नियंत्रण वाली बात आई, सब कुछ है। और इसको अगर आप
वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप किशनगंज प्रवेश करते हुए आपको मिल जाएगा। वहां पे सेना के मतलब बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल और अब आर्मी भी, अब आर्मी, सीधा आर्मी, कुमायूं रेजिमेंट अब किशनगंज में उनका है, दखल है। तो ये सारी चीजें आंख के सामने में है। और जहां तक सुरक्षा वाली बात, सीमाई सुरक्षा का जो आपने मसला उठाया, ये दोनों पक्षों के बीच है। वहां के लोगों को आप अगर बात करेंगे, अभी भी किशनगंज मतलब किशनगंज जिला और अररिया जिला का जो, अगर आप वहाँ के पुराने लोग वहाँ के अंदरूनी इलाके में बात करेंगे तो उनके लिए पटना मुख्य जगह नहीं है, उनके लिए सिलीगुड़ी मुख्य जगह है। ये इस कारण है क्योंकि वो, उनके लिए पटना अभी भी दूर है, न केवल राजनीतिक के तौर राइट। पे, न केवल राजनीति, केवल केवल पॉलिटिक्स के तौर पर भी नहीं, स्वास्थ्य से लेकर तमाम चीजें, सुविधाएं के लेकर वे बंगाल की तरफ रुख करते हैं। तो ये एक बातचीत का एक मसला था मेरे लिए भी। मैं इस बिंदु को भी रखने की कोशिश किया उनके सामने कि ये क्यों, हमारा हमारी राजधानी पटना है और हमारा सब कुछ जा रहा है बंगाल यहाँ से। हमारे सब लोग इलाज तक के लिए, अगर जिनके स्वास्थ्य पास से पैसा है लेकर वो, शिक्षा तक के लिए। हाँ पैसा है तो भी सिलीगुड़ी जा रहा है, और जिसको नहीं है वो भी आसपास जा रहा है। तो ये सारे मसले हैं। और लोग इस कारण, बहुत लोगों, बॉर्डर वाला इलाका है जो कि वो पश्चिम बंगाल का सीमा में, ये भी लोगों को समझना होगा। लोग किशनगंज को जोड़ देते हैं। किशनगंज से पश्चिम बंगाल की जो सीमा है, बांग्लादेश की जो सीमा है, वो पश्चिम बंगाल का इलाका से है, जुड़ा हुआ है। भले ही वो शहर से 10 ही किलोमीटर पर है, लेकिन वो है पश्चिम बंगाल। तो ये समस्या पश्चिम बंगाल से है, न कि बिहार के किशनगंज से है। इसको जी। लेकर भी लोग, धारणा लोगों की अलग है। लोग हर कुछ में किशनगंज को जोड़ देते हैं, लेकिन जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल में आता है। अच्छा, ये इस तरह की। अब एक लाइट हार्टेड क्वेश्चन। जी। आपकी आपका जो बैकग्राउंड है, जिस तरह आपने काम किया है, तो आपके ऊपर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी आ रही है? आपके मित्रों वगैरह की प्रतिक्रिया कैसी आ रही है? आपको अ, बहिष्कृत वगैरह किया गया है या नहीं अभी तक? सबसे अच्छी बात यह है कि मैं खुद ही 2012 से बहिष्कृत होकर उस हस्तिनापुर से और वान मतलब जंगल में लौटा हुआ आदमी हूँ। इसी कारण वो दिल पे तो कोई छोड़ नहीं सकता। लेकिन हाँ, बहुत लोगों को दुख तो जरूर हुआ उस तस्वीर के बाद, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मजबूरी यही है कि न मैं उपकृत हूँ, न कोई हमसे उपकृत है। तो बातें केवल डिजिटल ही रह जाएंगी। इसका तो दावा मैं ठोक बजा के कर सकता हूँ। एक तब होता है कि यदि आप उस कैंप से जुड़े हुए लोग हैं और उस कैंप का कुछ काम कर रहे हो। मैं काम करने वाला, मैं तो खेत का आदमी हूँ। मुझे धान कट गया है, मक्का लग रहा है। हाँ, इसको लेकर भी बात हुई। मक्का का इलाका है, मखाना का इलाका है, और उद्योग कुछ नहीं है। और सबसे अच्छे, अगर इस इलाके के, अगर आप स्किल लेबर खोजेंगे तो वो शेरशाहवादी कम्युनिटी के लोग होते हैं, जिनको बांग्लादेश से जोड़ कर देखा जाता है। तो उनके लिए क्या क्या हो सकता है, उनको उनके कामकाज को लेकर, उनको उनकी स्किल को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर, इस पर भी उन्होंने बात की। इस पर भी उन्होंने बात की कि उस पक्ष को किस तरह एक मेन स्ट्रीम में लाकर अच्छा काम दिया जाए, उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई का किस तरह है, ये सब को लेकर बातचीत हुई। लेकिन वो लाइट क्वेश्चन जो आपका था, उसका यही है कि लोगों के दिल को तो जी। चोट लगी है। जी। एक आखिरी सवाल, क्या एक आखिरी टिप्पणी आपसे लेंगे दिमाग के तौर पर चलते चलते। हमने पूरी बातचीत की, उस मसले को समझा, लेकिन दर्शक जो हैं हमारे, वो बड़े लोभी किस्म के होते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा बातचीत मिल जाए। तो एकदम इन नटशेल अगर संक्षेप में हम समझाना चाहें किसी को कि भाई भाजपा जो चुनाव मशीन है, और जो इलाका उसका नहीं था, भाई 70% जहां मुस्लिम आबादी, मोहम्मदन आबादी हो गई, और हर एक व्यक्ति जानता है कि मोहम्मदन भाजपा को वोट नहीं देता है, वैसी जगह पर ठीक ठाक मात्रा में एनडीए सीटें जीता है। पिछली बार से 2 सीटें ज्यादा जीत गया है। पूरे
इस अनुभव को कैसे समेटेंगे आप? अगर इसको केवल मैं अगर एनडीए से जोड़ के बात करूं और वो भी केवल भाजपा से जोड़ के बात करूं, तो भाजपा ने संवाद को कहीं पर भी ब्रेक होने नहीं दिया। भाजपा ने हर उस व्यक्ति से भी बात की जो कि बागी हो चुका था, क्योंकि हर सीट पे बागी थे। बागी के साथ भी किस तरह बात की जाए, इसका भाजपा ने सबसे शानदार ख्याल रखा, जिसको लेकर आज के दौर में सभी बड़े यूट्यूबर पत्रकार उस पर ही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं उस फ्रेम में था, उस तरह के लोगों के संपर्क में था, बातचीत को मैं देख रहा था। मैंने देखा कि भाजपा ने संवादहीनता का एक भी मौका नहीं गंवाया। जहां जरूरी हो उन्होंने संवाद किया, वो चाहे एलजेपी-आर के बागी हों, वो चाहे भाजपा के बागी हों, चाहे जदयू के बागी हों, इन लोगों के साथ उन्होंने लगातार संवाद किया। और यहाँ तक कि कई जगह तो खुद गृह मंत्री भी बात किए उन लोगों से। और एक ये होता है एक आम जनमानस का, अगर बड़े स्तर पर कोई बात कर लेते हैं तो दिल बाग-बाग हो जाता है। बस जहां दिल बाग हुआ वहीं पर भाजपा ने खेला कर दिया बागी के साथ। तो दिल और वैसे बाग-बाग भी वाली बात पर भाजपा ने खेला किया है बागियों के साथ, और सीटें झड़प ली जहां से जहां जो मिल पाया उनको। इसी को वो लोग माइक्रो और मैनेजमेंट नामक बात से बड़े-बड़े पत्रकार उसको अच्छी ढंग से कहते हैं, तो सुनने में बड़ा प्यारा लगता है। ये माइक्रो मैनेजमेंट आपके बड़े-बड़े तथाकथित पत्रकार कहते हैं, लेकिन शाहजीवा की इसी अति सक्रियता की वजह से मिथिलांचल में तो भाई लोगों ने ये भी आरोप लगा दिया कि गृह मंत्री ने अपहरण करवा लिया है, क्योंकि कुछ बागियों को उन्होंने मिलने बुलवा लिया और अली अली 4-5 अलीनगर घंटे के, वो लोग रह गए। तो जी, जी, अलीनगर के। अलीनगर वाले को, जी। तो हमारे गर्वीले मैथिल तो ये भी चला सकते हैं कि भाई गृह मंत्री आए हैं और यहाँ पर अपहरण करवा रहे हैं, लेकिन अंत भला तो सब भला है। कुल मिलाकर जंगल राज वापस नहीं आया और इस बार जनता ने ऐसा मैंडेट दिया है कि आरजेडी की दुकान खत्म ही समझिए। वैसे राजनीति में कोई कभी खत्म होता नहीं है। लेकिन मैं 2015 यहाँ में पे एक चीज और जी जोड़ दूंगा कि हम लोग इस सारी बातचीत में एक व्यक्ति को भूल रहे हैं जिन्होंने जी इस सारे चुनाव को कंटेंट दिया, वो थे प्रशांत कश्यप, प्रशांत किशोर। जी प्रशांत किशोर ने जनता को जंगल राज रूपी कंटेंट दिया, और वो काम उन्होंने भाजपा के लिए आसान कर दिया, क्योंकि वही वह व्यक्ति था जिसने जन जन तक ये बात पहुंचाई। और हमारे इलाके में तो उसने तो अलग जगाया, लोगों नहीं, को जिंदा आपके करके रख इलाके दिया। में तो प्रशांत किशोर में ज्यादा भीड़ आती थी कि वैसी में ये कहना थोड़ा मुश्किल हो गया था। बाहर से जैसे हम लोग जो फोटो देख रहे थे तो दोनों में उतनी ही भीड़ दिखती थी। भीड़ ने और इस बार किसी को भैया निराश नहीं किया। हाँ, भीड़ ने भीड़ ने किसी लोकतांत्रिक को व्यवहार निराश रखा। नहीं किया। भीड़ ने जी हर दल को समान रूप से अपना योगदान दिया, और इसको उन्हें जिमी जैम कैमरा का इस्तेमाल उन्होंने बड़ा ढंग से किया है, देखा, हेलीकॉप्टर को देखने जी का आनंद लिया। तो भीड़ किसी को निराश नहीं की, यहाँ तक कि राहुल गांधी को भी निराश नहीं की। नहीं नहीं, भीड़ ने तो इस बार और कुल मिला के बिहार ने इस बार बहुत मौज लिया। बिहार को पता था कि उसको क्या करना है। लेकिन दर्शकों श्रोताओं, आप लोगों को मौज नहीं लेनी है। लाइक और सब्सक्राइब करने का बटन दबाते रहिए। हम लोगों ने अपना बटन दबाया, अपना काम किया। ये देखिए अभी भी स्याही लगी हुई है, और जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब आज सरकार बन गई है, कल से काम शुरू हो, और हम तो हमेशा परपेचुअल विपक्ष की भूमिका में रहेंगे ही। इस सरकार की गर्दन पकड़ेंगे अगर इन्होंने काम धाम में तनिक भी लेट लतीफी की। गिरीन्द्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे हम प्रशांत किशोर जी के मसले पर अलग में बात करेंगे, क्योंकि आप भी छोटे मोटे प्रशांत किशोर हो ही गए हैं। भाई आपने जो लिखा और ये किया, उसकी खुशबू, उसकी तासीर इतनी पहुंची कि 140 करोड़ कोई कम आबादी वाला देश नहीं है भाई। उसकी आबादी का गृह मंत्री आपको बुला लेते हैं, तो इसके लिए भाई हमारे जैसे भाइयों का सीना भी पक्ष से चौड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से नोटिस पर हमारे साथ आपने चर्चा की। और दर्शकों श्रोताओं, व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह बरसाते रहिए। इसी तरह हमें अपने प्रेम की फुहार में भींगने दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है साहब। और एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। शुक्रिया।